नो बेसिक के इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना चाहती है और उसके कारण भी बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियेपन की ओर बढ़ती है। 10 लाख पाउंड का वो लोन मांगती है सरकार से और उसके बाद 2 कमेटियां बनाई जाती हैं, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी। उन कमेटियों के रिपोर्ट के आधार पे एक एक्ट लाया जाता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। अगर पीछे का वीडियो आपने देखा होगा तो ये एक्ट बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके प्रावधानों को जानते हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए थे इस एक्ट में, उनको हम देखते हैं। तो पहली जो बात आती है कि जो 2 कमेटियां बनी थी उसमें से सीक्रेट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थवुड। ये पहला एक्ट था जिस पे संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पूरी तरीके से संसदीय नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ इतना ही हुआ था कि अब जो कंपनी चलेगी या भारत में जो काम धाम जो भी करेगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पे करेगी। पहले क्या होता था कि कंपनी अपने लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चलती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर होता था, अर्थात कंपनी के मालिक और कंपनी को चलाने वाले लोग वो मिलकर कंपनी के चलाने के नियम बनाते थे। अब ये चीज़ें बदल गई। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके लिए एक कानून बनाती है और उस कानून के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना काम करना था। अर्थात कंपनी भी जो संचालित होगी, कंपनी की जो आंतरिक व्यवस्था होगी वो भी उस एक्ट के दायरे में आएगी और भारत में जो काम करेगी वो भी उसी एक्ट के अनुसार से काम करेगी। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब इतना ही था। दूसरी चीज जो है, इसके लिए क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। जब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी लंबी बहस संसद में होने के बाद, एक कमेटी बनाए जाने के बाद, उसके रिपोर्ट आने के बाद इतनी सारी चीज़ें जब की गई तो उस एक्ट में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बदलाव किए गए होंगे। तो वो बदलाव क्या क्या थे? तो वो बदलाव थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, उनके संबंध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का मतलब है निवेशक मंडल, अर्थात कंपनी के मालिक, शेयर धारक। तो उनसे संबंधित किसी तरीके के कोई नियम नहीं बनाए गए। अब कंपनी को चलाती कौन थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके अंतर्गत 24 सदस्य होते थे। उन सदस्यों को चुने जाने का एक तरीका था, एक नियम बनाया गया था। तो उस नियम में बदलाव किए गए। अब बदलाव क्या हुआ कि अब जो भी सदस्य चुने जाएंगे, जो 24 सदस्य होंगे, वो सिर्फ चुन लिए जाने से ही वो डायरेक्टर नहीं हो जाएंगे, सदस्य नहीं हो जाएंगे सीओडी के, बल्कि उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? तो वो लेनी पड़ेगी ब्रिटिश सरकार से, वहां के सम्राट से। नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी। इनकी जो नियुक्ति होगी उसकी सिफारिश की जाएगी महारानी को और वहां से अप्रूवल मिलेगा, तभी वो सीओडी के सदस्य होंगे। एक और इसमें जो परिवर्तन किया गया, पहले इनका कार्यकाल 1 साल का होता था, अब इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि 1 साल अगर कार्यकाल है तो उतना समय तो कंपनी को समझने और पूरी गतिविधियों को जानने समझने में ही गुजर जाता है, तो कोई व्यक्ति काम क्या करेगा। तो इसलिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, 1 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। उसके बाद इनके कुछ तरीके बदले गए। जैसे वोटिंग राइट पहले उन लोगों को था कि जिनका 5,500 का शेयर होता था, अब उसको बढ़ाकर 1,000 पाउंड कर दिया गया। और चुनाव के लिए जो रखे गए कि जो चुनाव में जो खड़े होते हैं तो उसके लिए ये नियम के कर दिए गए कि 3,000, 6,000 और 10,000 के 3 स्लैब बनाए गए और इनके अंतर्गत वोट भी रख दिए गए। इनका
2, 3 और 4 का एक इनका स्टैंडर्ड कर दिया गया और ये चुनाव का तरीका एक अपनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियम में काफ़ी बदलाव किया गया था। अब और क्या किया गया, इंग्लैंड में ये जितनी बातें हो रही हैं इंग्लैंड की ही हो रही है कि वहाँ पे जो संस्था रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब साथ में जो है इंग्लैंड के जो मंत्री होंगे, जो वित्त सचिव और राज्य सचिव, इनको लाया गया। तो वित्त सचिव जो हैं वो राजस्व से जुड़े हुए मामले देखेंगे और राजनीतिक मामले जो होंगे, सैन्य और राजनीतिक मामले, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव के अंतर्गत आएगा। अर्थात अब क्या करना था कि कंपनी को रिपोर्ट करना था, कंपनी को एक रिपोर्ट देना होता था और यही व्यक्ति मुख्य रूप से अर्थात वित्त सचिव और जो राज्य सचिव होते थे, यही भारत के सारी गतिविधियों पर नजर रखते थे, रिपोर्ट लेते थे। तो ये हुआ। अब कंपनी के लिए क्या किया गया, कंपनी से संबंधित जो भारत में काम कर रही थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें क्या बदलाव किया गया। तो दोस्तों पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी दिवालियेपन की ओर आती है और उसमें एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा कारण होता है कि कर्मचारी और अधिकारियों को निजी व्यापार की छूट मिली हुई थी, वेतन कम रखा गया था। तो इस एक्ट में बदलाव किया गया कि उनके वेतन को बढ़ा दिया गया, साथ में निजी व्यापार को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ में यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का गिफ्ट नहीं लेगा, नजराना नहीं लेगा और कोई जागीर वगैरह भी नहीं ले सकेगा। तो ये चीजें प्रतिबंधित की गई। अब आते हैं गवर्नर जनरल, उसके संबंध में क्या किया गया। तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को सबसे हेड मान लिया गया और वहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला दिया गया। अर्थात बम्बई और मद्रास वाले गवर्नर जब इनको कोई भी काम करना है तो इनसे अप्रूवल लेकर, इनकी जानकारी देकर कोई भी काम करना है। लेकिन साथ में इस एक्ट में एक प्रावधान भी किया गया था। वो प्रावधान ये था कि विशेष परिस्थिति का प्रावधान था बम्बई और मद्रास वाले में। उसमें क्या था कि उस जमाने में तो टेलीफोन, फैक्स या आज की तरह संचार की सुविधा थी नहीं, कम्युनिकेशन का वो जरिया नहीं था। तो इन्हें एक छूट दिया गया था धारा 9 में। उसमें ये था कि विशेष परिस्थिति अगर होती है तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने से निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती थी, हो सकती हैं, जैसे कोई अचानक से युद्ध हो या कोई आपात स्थिति हो जाए, तो उन स्थितियों के लिए ये धारा रखी गई थी। लेकिन आगे जाके होता क्या है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर इस धारा का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। वो कोई भी चीज़ करते हैं अपनी मर्जी के अनुसार से, लेकिन वो हवाला देते हैं कि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और ऐसा किया। तो ये प्रावधान थे और ये एक्ट में एक बहुत बड़ी कमी भी थी। ये जो है सो एक कमी थी इस एक्ट में, जिसे कि बाद में दूर किया जाता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद अब भारत के स्तर पे क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उनके अंतर्गत एक परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। उस परिषद के 4 सदस्य होते थे। 4 मतलब गवर्नर जनरल के अलावे 4 होते थे, कुल 5 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल को लेकर। और कोई भी जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। अर्थात 5 सदस्यों की परिषद है तो 3 सदस्य एक तरफ होने चाहिए। कोई भी निर्णय अगर होगा तो वो बहुमत के आधार पे होगा, अर्थात 2 कम से कम होने चाहिए। गवर्नर जनरल को जो अधिकार दिया गया था वो निर्णायक मत का अधिकार था। उनको साधारण परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं था।
वो मत तभी दे सकते थे जब दो पक्ष बराबर बराबर भागों में बट गए हो, जब 50-50 का मामला हो, तो वैसी स्थिति में निर्णायक मत देने का उन्हें अधिकार दिया गया था। अब इसे आज के संदर्भ में अगर तुलना करिए तो हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में अगर जाता है और अगर मामला 50-50 का हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों में बराबर के मत पड़े हों, तो वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो वही बात यहाँ पे भी थी कि जब उन्हें सामान्य परिस्थिति में वोट देने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर 50-50 वाला मामला हो तब निर्णायक वोट देने की इन्हें निर्णायक मत देने का इन्हें अधिकार दिया गया था। अब जो निर्णय लेने थे वो कौन से थे, तो निर्णय तीनों ही तरीके के थे। कानून बनाने की शक्ति थी इस गवर्नर जनरल परिषद में, व्यवस्थापिका की विधायिका की शक्ति, मतलब कह लें उसको कानून बनाने की शक्ति मतलब विधायिका, उनको लागू करने की शक्ति थी अर्थात कार्यपालिका, और विधायिका और कार्यपालिका। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ यही है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों शक्ति इसमें निहित है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, तो यहाँ पे कितनी चीजें आपको मिल रही है। उस समय छोटे रूप में यह मौजूद है और आज के समय से तुलना करें तो आज यह बड़े रूप में मौजूद है भारत के संदर्भ में। जैसे निर्णायक वोट देने की बात हो रही है, उसके बाद जो है सो निर्णय बहुमत के आधार पे होना है, ये कानून बनाएगी, विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या एक परेशानी हुई कि इस गवर्नर जनरल परिषद के जो 4 सदस्य थे वो थे बारबेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन। इसमें से इन 3 लोगों ने अर्थात फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन ने अपना एक ग्रुप बना लिया। इन 3 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध में। अब कोई भी जब विचार आता, खास करके जब कोई भी कानून बनाने की बात होती या कोई निर्णय की बात होती, तो जब वो विषय रखा जाता तो ये तीनों लोग एक तरफ मत दे देते और गवर्नर जनरल अगर नहीं चाह रहे हैं उसके विपरीत ये वोट दिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि इन्होंने लगभग गवर्नर जनरल को बिल्कुल पंगु बनाकर रख दिया था। वो कोई निर्णय या काम करना चाहते थे तो ये अड़ंगेबाजी करते थे, तो वो अपनी पसंद का काम कर ही नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे वो इन सब चीज़ों से उबकर एक बार इस्तीफा देने का भी उन्होंने प्रस्ताव किया, इस्तीफा देने का मन बना लिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था। तो ये इस एक्ट के दोस्त थे। अब इस एक्ट की एक और जो बड़ी बात होती है वो है कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। 3 अन्य जज भी इसमें नियुक्त किए गए थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था दीवानी, फौजदारी और सैन्य तीनों तरीके के मामले थे। कंपनी के काउंसिल के संबंध में अर्थात गवर्नर जनरल काउंसिल के संबंध में इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो लागू नहीं होता था। परिषद के सदस्यों को दंडित नहीं कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर सकते थे। सिफारिश किससे करेंगे तो यहाँ पे करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना है। वहाँ से जो इन्हें निर्णय मिलेगा उसके अनुसार से ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे भी जो 2 चीज़ें होती है कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा टकराव होता है। टकराव का कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कार्य क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया गया था। तो कार्य क्षेत्र जब नहीं बटा हुआ था तो वैसी स्थिति में अक्सर इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता था। एक बार स्थिति ऐसी भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्रवाई के लिए अपने व्यक्तियों को भेजा,
जब ये चीज़ें गवर्नर जनरल को मालूम चली तो उन्होंने पुलिस भेज दी या सेना भेज दी और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो मिला जुला कर यही कहा जा सकता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों की वजह से जो है सो परेशानी आ रही थी, और यही कारण बनता है कि आगे फिर से एक्ट लाया जाता है। उसके पीछे का कारण यही होता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि यह पहला एक्ट था, और कोई भी चीज़ जब शुरू की जाती है तो उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है। वही चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ भी हुआ था। इसे बाद के एक्ट में दूर किया जाता है। वो कौन सा एक्ट है? तो वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके लाने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण था रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उन कमियों को दूर करना, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये था कि उस समय अमेरिका इनके चंगुल से निकल चुका था, अर्थात इंग्लैंड ने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया था। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला और वहाँ पर अमेरिकियों ने इंग्लैंड को भगा दिया, बोरिया बिस्तर समेट के वो यहाँ से आ गए। अब इंग्लैंड को क्या लगता है कि भारत भी इनके हाथ से निकल जाएगा, तो इसीलिए इनका पूरा ध्यान और पूरा जोर भारत पर होता है कि भारत को किसी भी तरीके से अपनी मुट्ठी में रखना है, इसको किसी तरीके से निकलने नहीं देना है। तो इसी के लिए ये एक्ट लाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके लाने में दो प्रमुख सांसद होते हैं जिनका उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वो होते हैं डोंडास और फॉक्स। इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस समय प्रधानमंत्री होते हैं विलियम पिट। तो ये बातें फैक्चुअल हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब जो है सो यहाँ पे आपको अगर खुद गहराई से अगर सोचेंगे तो सारे पॉइंट आपको खुद ब खुद अपने दिमाग में आ जाएंगे। लाने का कारण क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। क्या क्या कमियां थी उन्हीं को आप याद कर लीजिए। एक तो गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको अपने सदस्य ही, काउंसिल के सदस्य ही काम नहीं करने दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, इस एक्ट में गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया। पहले जो 1+4 वाला जो मामला था, 5 लोग थे, इसको अब घटा के कर दिया जाता है 1+3। एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य। साथ में और क्या किया जाता है कि यहाँ पे कुल 4 सदस्य हैं, बहुमत से निर्णय अभी भी होना है, लेकिन अगर मामला 50-50 का हो तो जिस पक्ष में गवर्नर जनरल वोट देंगे उसी पक्ष वाला बिल जो है सो पास होगा, वो बातें पास हो जाएगी। तो कुल मिला के गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया। साथ में जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो धारा 9 वाली जो बात वो कर रहे थे पहले कि विशेष परिस्थिति में उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, और बहुत सारे मामलों में वो युद्ध छेड़ देते हैं मराठों के साथ, निजाम के साथ, कर्नाटक के साथ। बहुत से युद्ध ऐसे हुए जिन्होंने कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी ने सिर्फ अपने निर्णय के आधार पर लड़े। वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल से उसका अप्रूवल उन्होंने लिया नहीं। तो अब क्या किया गया कि इनके निर्णय को गवर्नर जनरल को अब पावरफुल बना दिया गया, और अब ये प्रावधान कर दिया गया कि बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर होंगे वो बिना इनके परमिशन से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो बिना परमिशन के उन्होंने ऐसा किया और जांच में वो गलत पाई गई, विशेष परिस्थिति वाली बात, तो सीधे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बोरिया बिस्तर उनका गोल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया। दूसरा एक मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका एक चल रहा था, विवाद चल रहा था, झगड़े की स्थिति बन रही थी हमेशा। एलिजा एम्पे के साथ में और वारेन हेस्टिंग्स का, दोनों का हमेशा ही झगड़ा चलता रहा। तो अब क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और
गवर्नर जनरल परिषद, दोनों के कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया। डिफाइन करने के बाद साथ में ये भी किया गया कि एक मामला जुड़ा हुआ था कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी से जुड़े हुए जो मामले होंगे, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो या उनकी बर्खास्तगी के मामले हो, कुछ भी मामले हो सकते हैं, तो उन मामलों के संबंध में ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, नीचे तबके के जो लोग होंगे, क्लर्क वगैरह जो होंगे, कर्मचारी होंगे, उनका मामला तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो काउंसिल के जो सदस्य हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल को के जो सदस्य हैं, उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिफारिश कर सकता है और इनके संबंध में जो कार्रवाई और सुनवाई होगी उसके लिए एक विशेष अदालत गठित किया गया, जो कि इंग्लैंड में था। वही विशेष अदालत इनसे संबंधित मामलों को देख सकती थी। अब यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से कुछ और भी बदलाव किए गए। अब क्या बदलाव किए गए कि पहले था कि संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पे क्या किया गया, तो राज्य सचिव और वित्त सचिव, इनको रिपोर्ट करना होता था कंपनी को। अब इसको बढ़ा के क्या किया गया कि इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ये 6 सदस्यों की समिति होती थी, जो कि सम्राट का एक काउंसिल होता है, परिषद होती थी। उस परिषद का सदस्य इसके मेंबर होते थे। अर्थात इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य थे, 2 तो हैं राज्य सचिव और वित्त सचिव, ये हैं। बाकी के जो 4 हैं वो सम्राट के प्रीवी काउंसिल से आते थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राजा इनकी नियुक्ति करता है। इंग्लैंड का सम्राट इनकी नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक भारत के मामले को देखने के लिए पूरी तरीके से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। अब वो 24 घंटे कह लीजिए कि उसका सिर्फ काम ही वही है कि वो मॉनिटर करेगा कि भारत में क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, व्यापार की किस तरीके से कर रही है, नहीं कर रही है, राजनीतिक मामले में क्या कर रही है, सैन्य दृष्टि से क्या कर रही है, सारी चीज़ों को देखने के लिए ये परिषद बना दी गई। एक और काम किया गया। अब क्या किया गया कि कंपनी को सिर्फ अब सीमित कर दिया गया कि आप सिर्फ व्यापार करिए। राजनीतिक मामले जो है उसका निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। राजनीतिक मामला जो है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सैन्य मामले, राजस्व मामले, प्रशासन से जुड़े हुए मामले, इनसे संबंधित जो भी नियम कानून या जो भी गतिविधि होंगी वो बिना इसके परमिशन से नहीं किया जाएगा। व्यापार से जुड़े हुए जो मामले हैं वो तो होगा कि कंपनी है, आप व्यापार करने के लिए गए, व्यापार करिए, तो व्यापार। और यहाँ पे राजनीतिक मामले, 2 तरीके के मामले हो गए। राजनीतिक मामले कौन देखेगा, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और व्यापार कौन देखेगा, तो ये बीओडी देखेगा, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बात और की गई कि पहले कंपनी में जो नियुक्ति होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में भी यहाँ पे कटौती की गई। और कटौती की गई, क्या कटौती की गई कि जो अब कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनकी नियुक्ति का तो अधिकार इन्हें दिया गया, लेकिन बर्खास्तगी का अधिकार नहीं दिया गया। आप नौकरी से निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं किसी को। कंपनी में या कहीं भी क्या होता है कि कभी कभी ऊपर वाले व्यक्ति को कोई नीचे वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता है, तो इसकी वजह से भी वो नीचे वाले व्यक्ति को परेशान करता है या नौकरी से हटाता है, इस तरीके का एक्शन लेता है। तो वो उस चीज को बंद करने के लिए ऐसा किया गया कि ये नियुक्ति तो कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। हटाएगा कौन, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हटाएगा। उसके बाद सीओपी के संबंध में क्या किया गया, तो इसके संबंध में भी बदलाव किया गया। जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है, मालिकों की जो संस्था जो है, निवेशक मंडल, उसके संबंध में भी कुछ नियम बनाए गए। वो क्या था कि बीओडी के जो मामले हैं,
बीओडी के जो प्रस्ताव है उसको ये रद्द नहीं कर सकता है। पहले क्या था कि सीओपी ही बीओडी को बनाया था, तो बीओडी से संबंधित कोई भी, जब कंपनी का मालिक है तो कंपनी के मालिक है तो उसको तो सब अधिकार है। लेकिन अब क्या किया गया कि वो सीओपी ऐसा नहीं कर सकती कि बीओडी ने कोई प्रस्ताव भेजा तो उसको रद्द नहीं कर सकती। अगर पसंद नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भेजेगी प्रस्ताव कि ये प्रस्ताव है, इसको आप जो है सो रद्द करिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर लगेगा कि हाँ इसको रद्द कर देना चाहिए तब रद्द होगा। तो हर इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओपी इन सबके पावर में कटौती की गई और धीरे धीरे यहाँ पे संसदीय नियंत्रण स्थापित होता जा रहा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में पूरी तरीके से संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत, कि वहाँ के सरकार के नियंत्रण में पूरे क्रियाकलाप, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और भारत में उनका क्रियाकलाप, शासन व्यवस्था, सारी चीजें डायरेक्ट वहाँ की सरकार की निगरानी में आ गई। अब हम आते हैं 1786 का अधिनियम। इसको लाने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार थे और वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसा था कि उस समय इंग्लैंड की सरकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल, भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल कहना चाहिए, बनाकर भेजना चाहती थी। और कॉर्नवालिस से काफ़ी योग्य व्यक्ति थे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में वो हिस्सा ले चुके थे, तो इंग्लैंड की सरकार इनको यहाँ भेजना चाहती है। लेकिन कॉर्नवालिस जो हैं वो एक क्या कह लें कि बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो वो अपनी कुछ शर्तें रख देते हैं कि मैं ऐसे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बनूंगा, बल्कि हमें कुछ पावर दीजिए, हमारी कुछ मांगों को मानिए, तभी जाकर मैं गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूँ। अब यही कारण होता है कि एक्चुअली कॉर्नवालिस को आना था वारेन हेस्टिंग्स के बाद ही, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के जब चले जाते हैं यहाँ से, तब वो तुरंत से कॉर्नवालिस नहीं आते, 1 साल के लिए कोई और व्यक्ति आते हैं, गवर्नर जनरल बनकर कार्यवाहक बनाया जाता है, और जब इनको पावर दे दिया जाता है तब कॉर्नवालिस आते हैं। वो डिमांड इनकी क्या थी? तो इनकी 2 डिमांड थी। एक ये था कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब हमें प्रधान सेनापति भी बना दीजिए, तो वो बातें भी मान ली गई। और दूसरी इनकी मांग थी कि विशेष परिस्थिति, अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए तो उस आपात स्थिति में मेरे पास ये ताकत होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए कि मैं गवर्नर जनरल काउंसिल के जो नियम हैं, जो प्रस्ताव हैं, उस प्रस्ताव को भी मैं खत्म कर सकूं। तो ये दोनों इनके मांगे मान ली गई कि पावरफुल बना दिया गया, और विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल के निर्णय को निरस्त करने या खत्म करने की भी शक्ति हो। तो ये दोनों चीजें मान ली गई उनकी, तब जाकर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आते हैं। उसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1793 पर। इसके लाने के पीछे का क्या कारण था? तो इसके लाने के पीछे का कारण ये था कि कंपनी का जो यहाँ पे लाइसेंस दिया गया था 20 सालों के लिए, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 20 वर्ष का इनको व्यापार का अधिकार दिया गया था। शुरू से ही ऐसा ही हो रहा था। जब महारानी एलिजाबेथ ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था व्यापार करने का अधिकार, तो वो 15 साल के लिए दिया गया था। तो नॉर्मली ऐसा ही हो रहा था कि 15 या 20 साल के लिए इन्हें अधिकार दिया जाता था, और वो जब खत्म होने को आता था तो फिर से बढ़ा दिया जाता था। तो वही चीज़ें यहाँ पे लाने का एक प्रमुख कारण था कि इनका 20 साल खत्म होने वाला था, तो फिर से एक एक्ट लाया जाता है, चार्टर एक्ट 1793। तो पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि 20 वर्ष का फिर से इनको अधिकार बढ़ा दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है, वो क्या है
कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे, ये जो 6 सदस्य हैं, इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो इनका भारत से वेतन दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा। तीसरा चीज जो है, ये बहुत जगहों पे लिखा हुआ नहीं होता है। 1793 इस एक्ट के बारे में यही 2 बातें मुख्य रूप से बताई जाती है, लेकिन कुछ अन्य भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो वो भी जान लेते हैं। वो कौन कौन से? वो कहा गया कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो चलाया जाएगा वो लिखित कानून के आधार पे ही चलाया जाएगा। वो पहले राजा राजवाड़ों के समय में होता था ना, ये गवर्नर जनरल, ये लोग क्या करते थे, अपनी मर्जी से अपने मन में अगर आया कि ये एक्शन लेना है तो वो उन्होंने काम कर दिया। तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा वो बिल्कुल लिखित कानून के आधार पे ही चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि जो आज हमारे संविधान में है कि जो कार्यपालिका जो चलती है या जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है वो क्या है, उसके लिए लिखित कानून है, उसी के अनुसार चलता है। तो वो चीज़ें कहाँ है, देख लीजिए 1793 के चार्टर एक्ट में ही वो है। अगली बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि कानून की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगी कि कानून सही है या गलत है। आज के समय से अगर तुलना करें तो आज के समय में भी कानून पे अगर विवाद उत्पन्न होता है कि ये सही है या गलत है, तो इसकी व्याख्या कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट की ही बात अंतिम होती है कानून के संबंध में। तो ये बात भी उस समय इस एक्ट में लाई गई थी, चार्टर एक्ट में। उसके बाद कुछ अन्य भी पॉइंट थे, जैसे मादक पदार्थ या नशीली जो दवा होती है, जैसे शराब हुआ या अन्य ड्रग्स हुए, तो इनकी बिक्री और व्यापार के संबंध में लाइसेंस लेने का प्रावधान किया गया। उसके बाद सफाई अभियान से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये पॉइंट इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि अभी की जो सरकार है पिछले 5-6 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तो हो सकता है कि यह प्रश्न पूछा जाए कि सफाई से जुड़े हुए प्रावधान किस एक्ट में सबसे पहले लाया गया था। तो उसके लिए हमने इस पॉइंट को लिया है कि इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1793 में भारत में नगरपालिका की स्थापना और सफाई कर्मचारियों की बहाली का प्रावधान किया गया था। तो उस समय नगरपालिका की स्थापना की गई और साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 1-2 पॉइंट और भी जान सकते हैं इस एक्ट के बारे में कि इसमें एक वरिष्ठता का सिद्धांत लाया गया था। ये उस परिस्थिति के लिए था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पद पे काम कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है या अचानक से वह अपने पद का त्याग कर देता है, तो वैसी परिस्थिति में उस पद पे जो कार्यवाहक होगा वो किसे बनाया जाए। तो इसके लिए नियम बनाया गया था कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसी को यह पद मिलना चाहिए, कार्यवाहक का पद। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि कंपनी के जो भी बड़े अधिकारी है, चाहे गवर्नर जनरल हो, गवर्नर हो, प्रधान सेनापति हो या अन्य जो बड़े अधिकारी हैं, वो भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। वो परमिशन लेके जा सकते हैं या कह सकते हैं कि वो छुट्टी पे जाएंगे, तो वो बिना परमिशन के भारत छोड़ने की उनको आज़ादी नहीं थी। अगर वो जाते हैं भारत छोड़कर, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों ये थे रेगुलेटिंग एक्ट से लेके चार्टर एक्ट 1793 तक के प्रावधान। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच में। इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।